नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। देखो, हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी और इस सीरीज के हमने 19 पार्ट कंप्लीट कर लिए और आज अपन पार्ट नंबर 20 का अध्ययन करेंगे। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो सीरीज है उसका 20 पार्ट आज अपन अध्ययन करेंगे, यानी पार्ट नंबर 20। देखो, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था सीसा संचायक सेल का, जो एक द्वितीयक सेल है, और उसी कड़ी में जो दूसरा द्वितीयक सेल है कैडमियम निकल सेल, उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। देखो, कैडमियम निकल सेल ये भी एक द्वितीयक सेल है। अपन कह सकते हैं कि इस सेल की जो कार्य क्षमता है वह सीसा संचायक सेल की तुलना में अधिक होती है, परंतु इस सेल की निर्माण लागत अधिक होती है। यह अपन ऐसे कह सकते हैं कि यह सेल सीसा संचायक सेल की तुलना में महंगा होता है। देखो, अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं इस सेल की कार्य क्षमता सीसा संचायक सेल की तुलना में सीसा संचायक सेल की तुलना में अधिक होती है, परंतु इस सेल की निर्माण लागत अधिक होती है। निर्माण लागत अधिक होती है। यानी बात सीधी सी है कि निर्माण लागत अधिक होती है, यानी ये सेल महंगा होता है, लेकिन इसकी जो कार्य क्षमता है वो सीसा संचायक सेल से अधिक होती है। अब देखो, कैडमियम निकल सेल में जो एनोड होता है, समझना आप, एनोड वो तो बना होता है कैडमियम का, और जो कैथोड बना होता है NiO2। और देखो, ये NiO2 NiOH की होल थ्राइज इस रूप में पाया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। बात करते हैं वैद्युत अपघटय की। वैद्युत अपघटय, देखो, कैडमियम निकल सेल में वैद्युत अपघटय के रूप में हम KOH का प्रयोग करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी आप ध्यान में रखोगे। अब देखो, बात करते हैं इलेक्ट्रोडों पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रोडों पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो, जब हम सेल से विद्युत धारा प्राप्त कर रहे हैं, यानी सेल को उपयोग में ले रहे हैं, अपन क्या कह सकते हैं? डिस्चार्ज के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं। क्या कह सकते हैं? डिस्चार्ज के समय होने वाली अभिक्रियाएं। कोई दिक्कत नहीं है। पहले बात करते हैं एनोड की। हमें पता है एनोड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। देखो, एनोड बना है कैडमियम का, तो ये लो कैडमियम, अभिक्रिया होगी क्षारीय माध्यम में, एक तो बनेगा CDO। क्या बनेगा? CDO, साथ में जल का अणु और
2 इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पर Cd का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है। कैथोड किसका बना है, देखो NiO2 का, और मैंने क्या बताया अभी आपको कि यह NiOH की होल थ्राइस के रूप में पाया जाता है। तो ये लो NiOH की होल थ्राइस, NiOH की होल थ्राइस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए वो कैथोड के ऊपर पहुंच जाएंगे। देखो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा Ni, देखो 2 लेंगे यहाँ पे, 2 NiOH, तो एक OH निकल जाएगा, यानी NiOH की होल ट्वाइस बन जाएगा यहाँ पे, NiOH की होल ट्वाइस, ये लो, और साथ में 2OH माइनस, यानी यहाँ पे निकल +3 ऑक्सीजन अवस्था में, बात सीधी सी है, और इसमें निकल +2, यानी निकल का क्या हो रहा है, अपचयन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिडक्शन, क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पूर्ण सेल अभिक्रिया की बात करूं, पूर्ण सेल अभिक्रिया, पूर्ण सेल अभिक्रिया, तो देखो 2 OH माइनस से 2 OH माइनस कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यानी हमारे पास CdS है प्लस 2 NiOH की होल थ्राइस, क्या बनेगा, एक तो CdO प्लस H2O और प्लस 2 NiOH की होल ट्वाइस। अब देखो, यानी ये जो कंप्लीट सेल अभिक्रिया है ये डिस्चार्ज के समय होने वाली अभिक्रिया है। अगर मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज के समय होने वाली अभिक्रिया, चार्ज के समय होने वाली सेल अभिक्रिया, कंप्लीट सेल अभिक्रिया की बात करें हम, सेल अभिक्रिया, तो क्या हो जाएगी, इसकी विपरीत अभिक्रिया हो जाएगी। यानी अपन लिख सकते हैं क्या, CdO प्लस H2O प्लस 2 NiOH की होल ट्वाइस, और क्या बन जाएगा हमारे पास, Cd प्लस 2 NiOH की होल थ्राइस। तो ये तो हमने कैडमियम निकल सेल में इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया देख ली और कंप्लीट सेल अभिक्रिया देख ली। हमने डिस्चार्ज के समय होने वाली अभिक्रिया भी देख ली और चार्ज के समय होने वाली अभिक्रिया भी हमने देख ली। अब देखो बात करते हैं कि इस सेल का सेल विभव कितना होता है। तो देखो इस सेल का सेल विभव होता है 1.4 वोल्ट। कितना होता है, 1.4 वोल्ट। और अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो देखो कैडमियम निकल सेल का उपयोग होता है एक तो हाथ की घड़ी, हाथ की घड़ी जो कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर, उसमें। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो बेतार के उपकरण हैं, बेतार उपकरण का मतलब अपन कह सकते हैं जैसे टेलीफोन, क्या कह सकते हैं, टेलीफोन और वीडियो कैमरा, टेलीफोन वीडियो कैमरा, ये देखो ये सारे उपकरण, इन उपकरणों को हम क्या कहते हैं, बेतार उपकरण कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि कैडमियम निकल सेल का उपयोग हाथ की घड़ी, कैलकुलेटर, बेतार के जो उपकरण हैं जैसे टेलीफोन, वीडियो कैमरा इत्यादि में इस सेल का उपयोग होता है। तो ये हमारा कैडमियम निकल सेल था, यानी हमने द्वितीयक सेल का अध्ययन कर लिया। अब देखो अब एक इम्पोर्टेंट सेल और आता है, महत्वपूर्ण। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण सेल है,
अब हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं और उसे बोलते हैं हम ईंधन सेल। क्या कहते हैं? ईंधन सेल। तो अब हम अध्ययन करेंगे ईंधन सेल का। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। देखते हैं कि ईंधन सेल कौन सा सेल होता है। ईंधन सेल, जिसको हम फ्यूल सेल भी कहते हैं। ईंधन सेल। इंपॉर्टेंट सेल है फ्यूल सेल। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? ईंधन सेल, यानी इसको हम कहते हैं फ्यूल सेल। अब देखो आप, यानी ये जो ईंधन सेल है ये भी एक विद्युत रासायनिक सेल ही होता है। विद्युत रासायनिक सेल, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि यह भी एक गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल ही होता है। विद्युत रासायनिक सेल, यानी अपन कह सकते हैं कि इसमें भी जो रासायनिक ऊर्जा है, क्या कह सकते हैं? रासायनिक ऊर्जा, वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब देखो ईंधन सेल, यानी इस नाम से हमें इतना स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो ईंधन ऊर्जा है, ये अपन कह सकते हैं कि दहन की ऊर्जा, जिसको हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, दहन की ऊर्जा, उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त हो रही है? विद्युत ऊर्जा। देखो हम बात करते हैं परमाणु संयंत्र की या उष्मीय संयंत्रों की, तो उनमें ईंधन जो ऊर्जा होती है, ये अपन कह सकते हैं कि दहन की उष्मा, उसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। देखो मैं अगर उष्मीय संयंत्रों की बात करूं, उष्मीय संयंत्र, ध्यान से समझना आप, तो उष्मीय संयंत्रों में हमें क्या होता है? हमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अपन कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। अब देखो उष्मीय संयंत्रों में ईंधन के रूप में हम जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं। किसका? जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन में हम कोयला ले सकते हैं, कोयला, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, या अपन कह सकते हैं प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक तेल यानी पेट्रोल, डीजल, इनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो क्या होगा, हम जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक तेल, पेट्रोल, डीजल इत्यादि का हम दहन करवाएंगे। यानी अपन कह सकते हैं कि इनकी जो दहन उष्मा है, और हमें पता है दहन उष्मा क्या होती है? एक रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, इस दहन की उष्मा को हम, जो जल होता है, उस जल के वाष्पीकरण में उपयोग में लेते हैं। बात सीधी सी है कि जीवाश्म ईंधनों के दहन से जो हमें उष्मा प्राप्त हुई, उस उष्मा से हम जल का वाष्पीकरण करवाते हैं, यानी जल वाष्प का निर्माण होता है। और हमें पता है जल वाष्प का दाब क्या होता है? उच्च दाब, उच्च दाब। और इस जल वाष्प के द्वारा उच्च वाष्प दाब, जल वाष्प का दाब उच्च होता है, यानी इस जल वाष्प के द्वारा हम कह सकते हैं टरबाइन घुमाया जाता है। क्या? टरबाइन। और इस टरबाइन के घूमने से हमें क्या प्राप्त होती है? विद्युत ऊर्जा। क्या प्राप्त होती है? विद्युत ऊर्जा। यानी ओवरऑल अपन क्या कह सकते हैं? ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि उष्मीय संयंत्रों में हमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। कैसे होता है
कि इनमें जीवाश्म ईंधनों का दहन करवाया जाता है। जीवाश्म ईंधन के रूप में हम कोयला, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक तेल यानी पेट्रोल, डीजल इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। इनके दहन से हमें दहन उष्मा प्राप्त होगी जो एक रासायनिक ऊर्जा है, और इस दहन उष्मा का प्रयोग जल के वाष्पीकरण यानी इस जल को अपन कह सकते हैं कि उच्च ताप पर उबाला जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें जलवाष्प प्राप्त होती है जिसका उच्च दाब होता है, और इस जलवाष्प के द्वारा जो टरबाइनें होती हैं वो घूमती हैं, और टरबाइनों के घूमने से हमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब देखो, हमने विद्युत ऊर्जा का उत्पादन तो कर लिया, लेकिन जब हम ईंधन को जलाते हैं तो दहन के दौरान हम कह सकते हैं कि हानिकारक गैसें बाहर निकलती हैं, हानिकारक गैसें मुक्त होती हैं। अब देखो, अगर हानिकारक गैस से मुक्त हो रही हैं तो इसका मतलब जो हमारा वातावरण है वो क्या हो जाएगा, प्रदूषित। सीधी सी बात यह है कि इसके द्वारा प्रदूषण फैलता है। क्या कहेंगे, प्रदूषण फैलता है। तो एक समस्या तो ये आ गई। दूसरी समस्या क्या आती है यहाँ पे कि जो हमें दहन की उष्मा प्राप्त हुई है यहाँ पे, यानी उस उष्मा का कुछ भाग ही जल के वाष्पीकरण में काम आता है। यानी अपन कह सकते हैं कि इनकी जो दक्षता है वो कम होती है, और कितनी होती है, लगभग 40%। कितनी, लगभग 40%। तो बात सीधी सी है कि उसमें संयंत्रों के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन करते हैं उनमें हमें ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हानिकारक गैसें निकलती हैं जिसकी वजह से प्रदूषण फैलता है, और इनकी जो दक्षता है वो भी कम होती है। तो फिर हम इन समस्याओं के निदान के लिए, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये समस्या उत्पन्न हो, इसके लिए हम एक नए ईंधन सेल, क्या कहा मैंने कि एक नए ईंधन सेल, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि एक नई युक्ति का अध्ययन करते हैं। और वो नई युक्ति कौन सी आएगी हमारी, देखो वो नई युक्ति आएगी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। क्या बताया मैंने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन सेल। देखो है ये भी ईंधन सेल ही, लेकिन इससे ना तो प्रदूषण होगा और इसकी जो कार्य दक्षता है वो भी अधिक होती है। तो हम इसके द्वारा हम सीधे ही क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। यानी अपन कह सकते हैं कि जो H2O2 ईंधन सेल होता है उससे हमें सीधे ही विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी अब हम अध्ययन करेंगे H2O2 ईंधन सेल, H2O2 ईंधन सेल। अब देखो, आप पहले हम बात करते हैं कि यहां पर ईंधन के रूप में हम ले सकते हैं H2 गैस या मीथेन गैस, या अपन कह सकते हैं एल्कोहल। अब देखो, इनका दहन होगा, क्या होगा, दहन। हमें पता है दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसका मतलब इनकी जो रासायनिक ऊर्जा है वो हमें डायरेक्ट ही विद्युत ऊर्जा में प्राप्त हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा। अब देखो आप, हमने क्या कहा कि H2O2 ईंधन सेल में ईंधन के रूप में H2, मीथेन, एल्कोहल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इनके दहन से हमें सीधे ही विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखो, इस विद्युत ऊर्जा के साथ अपन कह सकते हैं कि प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है। अभी देखो हम देखेंगे इनकी जो अभिक्रिया है उनके द्वारा हम देखेंगे प्रदूषण नहीं होता है। और इसके साथ ही हमें जो उत्पाद के रूप में वो हमें जल वाष्प प्राप्त होती है, जल वाष्प। और देखो, इस H2O2 ईंधन सेल का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, सर्वप्रथम इसका जो उपयोग है वो किया गया था
अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में, कहाँ पर, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम कह सकते हैं या अपोलो अंतरिक्ष यान कह सकते हैं, में इसका प्रयोग किया गया था। अब देखो हमें पता है कि इस H2O2 ईंधन सेल में अंतिम उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, H2O की वाष्प। तो इस वाष्प को संघनित करके जल बनाया गया और इसी जल का उपयोग जो अंतरिक्ष, अपोलो अंतरिक्ष यान में जो यात्री थे उनके लिए पेयजल की व्यवस्था की गई थी। तो अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। देखो H2O2 ईंधन सेल का जो डायग्राम है वो कैसा होता है उसकी अब हम चर्चा करते हैं। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। देखो H2O2 ईंधन सेल का अब हम डायग्राम बना रहे हैं। देखो H2O2 ईंधन सेल में दो ग्रेफाइट के संरंध्रित इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या बताया मैंने, दो ग्रेफाइट के संरंध्रित यानी छिद्र युक्त क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड। ये लो, ये अपन कह सकते हैं कि कार्बन के दो संरंध्रित या छिद्रित इलेक्ट्रोड होते हैं। अब देखो एक इलेक्ट्रोड की तरफ तो हम प्रवाहित करते हैं O2 गैस। कौन सी गैस, O2 गैस। और एक इलेक्ट्रोड की तरफ हम प्रवाहित करते हैं H2 गैस। कौन सी गैस, H2 गैस। देखो मैंने क्या बताया कि ये दोनों तो क्या हैं, ये तो हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के संरंध्रित, संरंध्रित, ग्रेफाइट के संरंध्रित कह सकते हैं या छिद्रित क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब देखो जिधर से हम O2 गैस प्रवाहित करेंगे, O2 गैस, ये मान लो मैंने O2 गैस प्रवाहित कर दी, तो ये इलेक्ट्रोड तो होगा कैथोड। क्या होगा, कैथोड, यानी हम कह सकते हैं कैथोड, कैथोड कह सकते हैं या धन टर्मिनल। क्या कह सकते हैं, धन टर्मिनल यानी धनात्मक सिरा। और इधर से हम प्रवाहित करते हैं H2 गैस। कौन सी गैस, H2 गैस। ये लो, अपन कह सकते हैं इधर से हम H2 गैस प्रवाहित करते हैं। और जिधर से हम H2 गैस प्रवाहित करते हैं वो होगा एनोड। क्या होगा, एनोड, या हम कह सकते हैं ऋणात्मक टर्मिनल या ऋणात्मक सिरा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य हम भरते हैं क्या, विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय। और यहाँ पर हम विद्युत अपघटय के रूप में सामान्यतया KOH यानी अपन कह सकते हैं क्षार, क्षार हम इसके अंदर भरे देते हैं। और देखो हमें पता है कि इस सेल में अंतिम उत्पाद के रूप में हमें जलवाष्प यानी जल प्राप्त होता है। तो ये हमने जल के निकास के लिए इधर प्रवेश द्वार छोड़ दिया। ठीक है ना। तो देखो ये तो हमने क्या बना दिया,
H2O2, हम क्या कर सकते हैं, H2O2 ईंधन सेल का डायग्राम, H2O2 ईंधन सेल का डायग्राम। अब देखो इस जो क्षार का हमने क्या बताया, विलयन, ये अपन ऐसा कर सकते हैं कि हम इलेक्ट्रोडों पर Pt या Pd का लेप कर देते हैं। क्या बताया मैंने, इन दोनों ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोडों पर Pt या Pd का लेप कर देते हैं। क्यों, क्योंकि Pt और Pd उत्प्रेरक का कार्य करेंगे और अभिक्रिया, यानी अपन कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोडों पर जो अभिक्रिया हो रही है उनका वेग या अभिक्रियाओं को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर Pt या Pd इन इलेक्ट्रोडों पर थोड़ा लेप कर देते हैं। वापस से समझना आप, मैंने क्या बताया कि H2O2 ईंधन सेल में दो ग्रेफाइट के क्या होते हैं, संरंध्रित इलेक्ट्रोड। ये ग्रेफाइट का संरंध्रित इलेक्ट्रोड है और ये भी ग्रेफाइट का संरंध्रित इलेक्ट्रोड है। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य तो हम भरते हैं KOH यानी क्षार, जो विद्युत अपघटय का कार्य करता है, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों पर हम Pt या Pd का लेपन कर देते हैं जो उत्प्रेरक का कार्य करेगा। इधर वाला जो इलेक्ट्रोड है वो तो होगा कैथोड, यानी हम कह सकते हैं धन टर्मिनल या धनात्मक सिरा। इधर से हम O2 गैस प्रवाहित करते हैं, और इधर वाला जो इलेक्ट्रोड है वो होगा एनोड, या अपन कह सकते हैं ऋणात्मक सिरा या नेगेटिव टर्मिनल। H2 गैस प्रवाहित करते हैं। ये हमने प्रवेश द्वार छोड़ा है जल, क्योंकि अंतिम उत्पाद के रूप में हमें यहाँ पे जल वाष्प यानी जल प्राप्त होता है। तो ये हमने H2O2 ईंधन सेल का नामांकित चित्र बना दिया। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोडों पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो समझना बाप, पहले बात कर रहा हूं मैं एनोड की। किसकी बात कर रहा हूं, एनोड की। देखो एनोड वही तो है, यानी अपन कह सकते हैं 2H2G। देखो थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूं इसको, ये तो आपको पता हो गया है Pt या Pd है। अब देखो पहले बात करूं मैं एनोड की। एनोड पे क्या होगा, देखो एनोड यही तो है, यानी एनोड पे अभिक्रिया होगी 2H2G प्लस 4OH माइनस, और क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और अब बात करूं मैं कैथोड की। देखो कैथोड भी क्या होगा, देखो यहां पे साथ में 4H प्लस भी बनेंगे, 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कैथोड पे क्या होगा, O2 गैस और 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे 4H2O बनेंगे, 4H2O, क्योंकि 4H2O और 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं 2H2O और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। देखो अब देखो आप, और हमारे पास इधर क्या बनेगी, देखो यहाँ पर हमारे पास एक तो 2H2 यानी OH माइनस। अब देखो आप, अगर हम कंप्लीट सेल अभिक्रिया की बात करें, कंप्लीट सेल अभिक्रिया, कंप्लीट सेल अभिक्रिया, देखो
4OH से 4OH कैंसिल, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2H2O इधर है 4H2O तो इधर 2H2O बच जाएगा। अब देखो क्या लिख सकते हैं हम, 2H2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है, और इधर 2H2। अब देखो ये जो H2 है ये वाष्प के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो देखो ये अभिक्रियाएं तो हुई कब, जब हमने विद्युत अपघटय के रूप में क्या लिया, क्षार। अब मान लो हम विद्युत अपघटय के रूप में अम्ल ले लें, यहाँ पे क्या ले ले, अम्ल। तो देखो हम कह सकते हैं विद्युत अपघटय के रूप में अम्ल लेने पर देखो क्या होगा। पहले हम एनोड की बात करते हैं, एनोड पे अभिक्रिया होगी, एनोड किसका है, H2 का, 2H2 गैस, यानी ऑक्सीकरण हो जाएगा 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब बात करूं मैं कैथोड की, कैथोड है O2 का, O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और बन जाएगा 2H2। अगर मैं कंप्लीट सेल अभिक्रिया की बात करूं तो देखो 4H प्लस से 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2H2G प्लस O2G और हमें मिल रहा है 2H2O, यानी जल की वाष्प। अब देखो आप दोनों अभिक्रियाओं को देखो आप, जब हमने विद्युत अपघटय के रूप में क्षार लिया तो भी हमारे पास ओवरऑल जो अभिक्रिया क्या आई, 2H2G प्लस O2 2H2O, और जब हमने विद्युत अपघटय के रूप में अम्ल लिया तो भी हमारे पास 2H2G प्लस O2 2H2। यानी अपन कह सकते हैं कि H2O2 ईंधन सेल में विद्युत अपघटय के रूप में हम क्षार ले सकते हैं या फिर अम्ल ले सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाएं समान अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाएं बता दी है। अब देखो, अब हम इस H2O2 ईंधन सेल की विशेषताओं की बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। देखो H2O2 ईंधन सेल की विशेषताएं, देखो पहली विशेषता हम क्या कह सकते हैं, हम लिख रहे हैं यहां पे H2O2 ईंधन सेल की विशेषताएं, देखो हम पहली विशेषता के रूप में क्या कह सकते हैं कि ये सेल प्रदूषण मुक्त होते हैं। क्या कह सकते हैं, ये सेल प्रदूषण मुक्त होते हैं, प्रदूषण मुक्त होते हैं। दूसरी विशेषता के रूप में अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि इनकी जो कार्य क्षमता है वो अधिक होती है। इनकी कार्य क्षमता बोल दो, दक्षता बोल दो, एक ही बात है, अधिक होती है, अधिक होती है। और कितनी होती है, लगभग 70%। कितनी बताई मैंने आपको, लगभग 70%। और तीसरी विशेषता के रूप में हम ये कह सकते हैं कि इस ईंधन सेल से हम लगातार विद्युत ऊर्जा प्रवाहित कर सकते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि इस ईंधन सेल में लगातार ईंधन प्रवाहित करके क्या कह सकते हैं, इन सेलों में लगातार ईंधन प्रवाहित करके
प्रवाहित करके इनसे लगातार विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। लगातार विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो देखो ये इस H2O2 ईंधन सेल की विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं कि ये सेल प्रदूषण मुक्त होते हैं, यानी इनसे प्रदूषण नहीं होता है। इनकी कार्य क्षमता अधिक होती है, यानी लगभग 70%। और हम इन सेलों में लगातार ईंधन प्रवाहित करके इनसे लगातार विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो ये हमारा H2O2 ईंधन सेल। और मैंने क्या बताया कि सर्वप्रथम इस ईंधन सेल का उपयोग अपोलो अंतरिक्ष यान में किया गया था। अपोलो अंतरिक्ष यान में किया गया था। और जो हमें सेल अभिक्रिया के दौरान जो H2O प्राप्त हुआ था, उस H2O की वाष्प से, यानी उसको जल में चेंज करके और उस जल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पीने के लिए किया गया था। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। तो आज के इस पार्ट में हमने अध्ययन किया एक तो कैडमियम निकल सेल का, जो एक द्वितीयक सेल था, और उसके बाद में हमने एक इम्पोर्टेंट सेल लिया ईंधन सेल, फ्यूल सेल, और इसमें हमने अध्ययन किया H2O2 ईंधन सेल का। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम जो अपन ऐसे कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है संक्षारण, कोरोजन, उसका अध्ययन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।